बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। 6 सितंबर 1965 वो दिन जब पाक फौज के बहादुर जवानों की जानिब से अपनी जानों के नजराने देकर दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया गया था। मुकाबिल की पूरी टीम 1965 की जंग में शहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर उन्हें खराज अकीदत पेश करती है। अब इससे कुछ देर पहले GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की जानिब से तकरीर की गई, खिताब किया गया है, उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। लेकिन जब पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर जाएंगे तो बात करेंगे और बताएंगे आपको वजारत खजाना का सेनेटर्स को मामू बनाने का एक अनोखा कारनामा। नेशनल बैंक के पिछले 5 साल दौर में कितने कर्ज मुआफ किए गए, वजारत खजाना ने सेनेटर्स को लफाजी में उलझा कर रख दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दर्जनों बैंक, टेलीकॉम, सीमेंट मिल मालिकान और बड़े बड़े जितने भी कारोबारी ग्रुप्स हैं उन्होंने मिलकर माफिया का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तानी अवाम की जेब पर 18 अरब का दिन दिहाड़े डाका डाला है। कौन सी कंपनीज ने कितनी लूटमार की है, इसकी तफसील प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे। आमिर साहब, 6 सितंबर के हवाले से पहले बात करना चाहूंगी। अब इससे कुछ देर पहले आप भी सुन रहे थे, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ GHQ रावलपिंडी में खिताब कर रहे थे। उनकी इस तकरीर को आप किस तरह से देख रहे हैं? वैसे तो ये एक सालाना रिचुअल है, 6 सितंबर पे इस तरह का फंक्शन होता है और तकरीरें भी ज़ाहिर होती हैं, मगर ये 6 सितंबर ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ इसलिए अहमियत का ज़्यादा हामिल थी कि ये अगर जनरल राहिल शरीफ साहब की एक्सटेंशन नहीं होती तो ये फिर उनकी आखिरी तकरीर थी और ये उसके अंदर नज़र आ रहा था कि वो अपने 3 साल के टेन्योर को कल्मिनेट करना चाह रहे हैं और उसको सम अप करना चाह रहे हैं उस पर कि जनाब ये मेरी 3 साल की कारकर्दगी का ये मेरी अचीवमेंट है, जो कि कोइंसाइड कर दी पाकिस्तान ज़ाहिर डिफेंस डे के हवाले से। तो उसमें इसलिए ये तकरीर ख़ास तौर पे गौर से सुनी गई। हो सकता था इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते, वैसे रियासत की नुमाइंदगी वहाँ पे सदर साहब कर रहे थे, मगर ये क्योंकि उनकी अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो एज अ सेंड ऑफ के तौर पे आया जा सकता था। अब शायद उनकी और मसरूफियात भी होंगी, सेहत का तकाजा होगा प्राइम मिनिस्टर की, हमें नहीं पता कि उसकी क्या वजूहत थी, मगर यह है कि उनका तकरीर भी ख़ास तौर पर गौर से सुनी गई कि शायद उसके आजकल के सिविल मिलिट्री के तनाजुर के अंदर लोग हर चीज़ को बड़े गौर से देखते हैं। तो खारजा पॉलिसी के हवाले से तो यूजुअल बातें थी। ऑफ कोर्स उन्होंने चीन के ऊपर ख़ास तौर पे ज़ोर दिया कि जनाब CPEC के हवाले से कि हमारा फोकस उधर बहुत ज़्यादा है, और इंडिया के हवाले से उन्होंने काफ़ी आप कह सकते हैं कि एग्रेसिव किस्म की स्टेटमेंट दी और वहाँ पे कश्मीर के हालात का और वहाँ पे जुल्म सितम का जिक्र किया और गोलियाँ चलाने का जिक्र किया और इंडिया के नाम लेके जो है उसकी जो है आप कह सकते हैं मजम्मत की गई। तो वो इंडिया के हवाले से बड़ा सख्त डिफेंस डे था ज़ाहिर है, तो वो एक जवाब दिया जो कि एक्सपेक्टेड भी था। बाकी अंदरूनी उसके मुतालिक उन्होंने ज़ाहिर है क्रेडिट लिया और शायद उनका ड्यू क्रेडिट भी था कि उन्होंने ज़रब-ए-अज़्ब की अचीवमेंट के ऊपर हाईलाइट किया कि जनाब हम 2 साल में ये कह सकते हैं उनके बकौल कि पाकिस्तान की हर खित्ते में अब जो है सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहा है और कोई ऐसा नो गो एरिया पाकिस्तान में नहीं रह गया। ये मेरा उनका वाकई क्रेडिट था और उन्होंने उसका जिक्र भी किया। इम्पॉर्टेंट बात जो दाखिली हवाले से मेरा ख्याल है वो ये थी कि उन्होंने 2 जुमले जो कहे कि जनाब ये अभी भी जो है दहशतगर्दी और करप्शन का एक हाथ जोड़ा है जो कि अमन की राह में हायल है, रुकावट है। अब ये कहने को एक बड़ा बेज़रर सा जुमला है और ये वो है, मगर क्योंकि हमारा सिविल मिलिट्री की तनाव के माहौल में इसके नए मतलब निकल आते हैं। कराची के हवाले से भी ये एक रहता है कि वहाँ पे भी हायल है और ओवरऑल सिविल मिलिट्री के अंदर तनाव के अंदर भी ये देखा जाता है कि शायद ये थोड़ी सी सर्जनिश है, क्योंकि उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि जनाब हमने अपने मिलिट्री ज़रब-ए-अज़्ब ने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है ना वो सारे अचीव कर लिए हैं। उन्होंने पॉलिटिकल पे तबसरा नहीं किया, शायद मुनासिब नहीं था, 6 सितंबर का मौका है, मगर उन्होंने उसका भी जिक्र नहीं किया कि वो भी अचीवमेंट वो पॉलिटिकल जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो उसका जिक्र ही नहीं किया। ये नहीं ये भी कह सकते थे वो कि नहीं किए गए, वो शायद एक मनफी हो जाना था दिन की मेरा मुनासबत के हवाले से उन्होंने वो नहीं किया, मगर उन्होंने उसको डिफेंड भी नहीं किया। और एक और जो जुमला उन्होंने बड़ा मीनिंगफुल कहा कि जनाब ये इन चीज़ों को भी हमें अमन और इंसाफ के हसूल के लिए जो रुकावटें हैं उनको दूर करना होगा। सो ये 2-4 जुमले थे, वैसे वो कोई बड़े बेज़रर बेनाइन हो सकते हैं, मगर आजकल चूँकि अभी तक उनका और सिविल मिलिट्री का एक तनाव चल रहा है
तो लोग इसमें से देखते हैं कि जाते वक्त उन्होंने थोड़ा सा सिविल मिलिट्री के हवाले से सिविलियन हुकूमत के ऊपर या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर थोड़ी सी एक टांग जरूर खींची कि जनाब ये कहा नहीं सो मेनी वर्ड्स, मगर उनकी उसमें बाय इम्प्लीकेशन ये लगता है कि जनाब वो सिविलियन के हवाले से उन्होंने किसी चीज़ को के ऑब्जेक्टिव्स में डिफेंड भी नहीं किया कि उन्होंने मैचिंग किस्म का रिस्पांस सिविलियन साइड से आया। सही, ठीक है। क्लासा मैं आपकी तरफ आती हूँ, जो अभी से कुछ देर पहले आर्मी चीफ की जानिब से तकरीर की गई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये आमिर ने आर्मी चीफ की या हमारी पाकिस्तानी अफवाज की जो कामयाबियाँ हैं पर्टिकुलर पिछले 2 सालों की, उनको सही उन्होंने रिकाउंट किया है और क्रेडिट है जनरल राहील शरीफ साहब का। पर्टिकुलर तालिबान के हवाले से बहुत आपको याद होगा दहशतनाक एक माहौल था, पूरी सिविलियन हुकूमत पाँव में पड़ी हुई थी। यहाँ पे हेलीकॉप्टरों में ब्यूरोक्रेट और कुछ मौलवी, कोई मौलाना, कोई कालम निगार, कोई मेरे जैसे सहाफ़ी, कोई बाबूज भर के भेजे जा रहे थे तालिबान के जाएँ पाँव पकड़ें, कोई मिन्नत तरला करें, कोई यहीं से दाढ़ी पे हाथ लगाएं, कहीं पाँव पे हाथ लगाएं, हमारी जान छुड़वाएं। ये नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी इस काम पे लगे हुए थे, 6 महीने 8 महीने इसी काम पे लगे। ये इनका क्रेडिट है जो हमारे जैसे लोग हमेशा समझते थे कि बाज़ दफ़ा आपने मुज़ाकरात भी करने हो तो आपको पावर से करने पड़ते हैं, आपको ये किसी के पाँव पकड़ के आपको पीस मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सम टाइम, और पर्टिकुलरली जो नॉन स्टेट उसमें एक्टर्स हों। ये उनका क्रेडिट है कि तालिबान की दहशत उन्होंने ख़त्म की, उस पर ऑपरेशन हुए। बाकी जो आपको कभी कभार को मिलते हैं इस तरह के रिएक्शन आने बड़े नेचुरल हैं कि कभी कहीं पे वहाँ पर ये मर्दान में हो जाएगा, कभी आपको कोयटा में हो जाएगा, कभी पेशावर में, कभी 4 सदा वगैरह, ये चीज़ें होंगी। इसके लिए ज़हनी तौर पर हम भी तैयार हैं। दूसरा कराची का सबसे बड़ा एक बड़ा रोल है कि कराची को अमन उन्होंने बड़ी हद तक वापस करके दिया है। MQM का एक टेरर था, खौफ था और कोई जुर्रत नहीं करता था कि बात करने की, वो भी जनरल राहील ने उस पर आके मेरा ख्याल बड़े स्टेप्स लिए हैं। ये 2 मैं तो उनकी ये 2 बड़ी जो बिग अचीवमेंट्स हैं, आम नहीं है। एक चीज़ पे ज़रूर मैं कहूँगा जो मुझे आज उनकी तकरीर जैसे आमिर ने भी पॉइंट आउट किया कि करप्शन और दहशत गर्दी का उन्होंने कहा जी कि अमन की राह में रुकावट है। बिल्कुल, ये पहले भी वो बात कह चुके हैं। इसको आपको याद है उस वक्त भी हमने इस पर बड़ी बात की थी। अब मसला ये है कि ये करप्शन कौन कर रहा है। वो हो सकता है कि ये कहा जाए कि आर्मी चीफ का मैंडेट नहीं है कि वो खड़े होकर बताए कि कौन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा, लेकिन मादरत के साथ कौम को तो पता है बड़ी हद तक, हम जैसे रिपोर्टर्स को भी पता है कि कौन करप्ट है, कौन करप्शन कर रहा है और कौन कितना माल घसीट के घर लेके जा रहा है या लंदन लेके जा रहा है या दुबई जा रहा है, बला बला जा रहा है। मैंने अभी जब कैमरा फिरा है तो मेरे लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग एक बात थी कि जब कैमरा फिरा है सब पे तो वहाँ पे सबसे बड़े क्रूक्स, सबसे बड़े करप्ट अनरेबल गेस्ट के तौर पर बैठे हुए थे। यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन। अगर आप समझते हैं कि दहशतगर्दी भी हो रही है, करप्शन भी हो रही है, दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक भी है, फिर जो क्रूक्स हैं, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, चंद की बात कर रहा हूं। क्या करेगा सब, अब वो बड़े बड़े ओहदों पे विराजमान है, कुछ वजीर है, रहमान मलिक, कुछ भी मैं नाम ले लेता हूं, मैं नाम ले लेता हूं, बुलाना सबको पड़ता है। नहीं फिर तो बात खत्म होगी ना। फिर तो आप पॉलिटिशियंस को हम अक्यूज क्यों करते हैं जी, ये भी मुक्का खेलते हैं। सियासतदानों को हम यही कहते हैं ना कि मुक्का खेलते हैं कि जरदारी साहब ने करप्शन कर ली, खैर है यार मेरा काम नहीं है, कि नवाज शरीफ साहब ने कर ली, मैंने कर ली, आपने कर ली, सबके लिए फ्री है। मेरा ये ख्याल है कि जो लोग जिस तरह की एक उनका स्टांस है जिसको अगेन सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, हम खुद कर रहे हैं, अगर आपने इन क्रूक्स को इतने अहम ये मौके पे बुलाना है, मुझे ये बताएं पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है कि बाज़ लोगों की व्हीलिंग डीलिंग क्या है। आप यहाँ पे सीक्रेट फंड से आप पैसे खा जाएं, आप करोड़ों रुपए के डाका मारें, इंटेलिजेंस ब्यूरो से 40 करोड़ रुपये रहमान मलिक जो है वो कैश लेके घर ले जाए, घर से वो लंदन ले जाए और पता ही ना चले, सबूत मौजूद हैं, वो भी अनरेबल हो के गेस्ट में बैठो और ब्रेक लेके और आपके क्रूक बैठे हो, नुमाइंदे हैं, क्या करें, कार्ड सबको सर नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ आपको यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन कि कौन क्रूक है, कौन करप्ट है, कौन कैसा है, उनको जरा दूर रखें, थोड़ा सा लोगों को मैसेज दें। अदरवाइज ये कह देना कि करप्शन का और ये टेररिज्म का, ये कहा है कि इदारे इंसाफ के असूल के लिए लगे रहे हैं, वो प्रूव किरदारों ने करना है ना, अदालतों ने करना है। वो नहीं कह रहा हूँ, आपको कम से कम आप जो है क्रूक जो है, जो करप्ट हैं, नॉन करप्ट हैं, नॉन क्रूक हैं, जरा उनको तो दूर रखें ऐसे मौकों से। अगर वो भी अनरेबल गेस्ट के तौर पर आने हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ ऐसे मुल्क का सर, फिर ठीक है लगे रहें। फिर वो ऑफिशियल प्रोटोकॉल हैं, ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं, वो हुकूमत में हैं, वो पोजीशन में हैं, वो सेनेटर हैं, वो MNA हैं, हमने बुलाना है तो फिर मेरा ख्याल इस तरह की गुफ्तगू का, करप्शन का और
ये टेररिज्म में रुकावटें ये फिर कभी दूर नहीं होगी, करप्शन भी रहेगी फिर अल्लाह के फजल से, फिर टेररिज्म भी आपका खत्म नहीं होगा। यू हैव टू, वो कहते हैं ना एक ड्रॉ लाइन भी रहे और अमन भी हो। ये नहीं हो बिल्कुल सकता। बिल्कुल, ये आज की मुनासबत के हवाले से हो सकता है क्लासा साहब के ये तासुर देने की और ये पैगाम देने की कोशिश की गई हो कि सिविल मिलिट्री क़यादत एक ही पेज पर। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और वापस आकर पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। अभी तक ऑपोजिशन की जाने वाली बातों पर तनकीद की जा रही थी, मगर हुकूमती रहनुमा किस किस्म की जुबान और क्या बातें कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे। आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी, चूंकि पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ। दानियाल अजीज तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू आज मैंने भी सुनी। वो कहते हैं कि मुसलसल शिकस्तें ऐसी मिली हैं इमरान खान को जिसकी वजह से वो शायद अपने सियासी मुस्तकबिल से मायूस हो चुके हैं, इसलिए घरों पर हमलों की बात कर रहे हैं। लेकिन एहतजाज करना तो उनका हक है ना। वो इन दो चौधरियों की तो वही टेप थी जो रोज़ाना चलती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने जिसका जिक्र नहीं किया वो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब की थी। उन्होंने बतौर वकील लॉ मिनिस्ट्री, क्योंकि आजकल वही वर्चुअली रन कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि स्पीकर को डिफेंड किया कि वो कितना ज़रूरी था कि नवाज शरीफ साहब का रेफरेंस नहीं फॉर्मली भेजा जा सकता, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए भेजा गया है, मगर स्पीकर का बिल्कुल ये सही दुरुस्त फैसला था क्योंकि सबूत बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने सबूत शेयर किए कि इमरान खान और जहांगीर खान तरीन साहब के पास के अगेंस्ट क्या सबूत हैं। तो इमरान खान का पूरा उनका था कि जनाब इन्होंने पता नहीं वो गिफ्ट था कि क्या था, वो एक सबूत दिए हुए थे। फिर जहांगीर खान तरीन के मतलब भी उन्होंने बताया कि जनाब इन्होंने अपने डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स बताए हुए हैं अपने, वो और बताए थे ज़राती ज़मीन के 1.25 करोड़ रुपए बनाए थे, मगर जो उन्होंने अपनी FBR को टैक्स रिटर्न्स किए उसमें वो कोई 50, 60, 56 करोड़ रुपए आता। और ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। ये उन्होंने बताया कि इस पे जो है ना इनको लाजमी ये इलेक्शन कमीशन के पास चॉइस नहीं है और ये इसके बाद जो है ना इनकी डीसीट हो जाएंगे, सीटें चली जाएंगी। तो दो सवाल हैं इसके मतलब। मैं समझता हूँ कि अच्छा किया उन्होंने ये वाला कर दिया, पर मैं ये सोच रहा था कि फ़र्ज़ करें ऐसा हो जाए कि वाकई ये जिस तरह कह रहे हैं सबूत इस तरह के हैं कि इलेक्शन कमीशन इन दोनों को डीसीट कर देता है, इमरान खान को भी और जहांगीर तरीन को भी। तो मैं सोच रहा था कि उसके बाद क्या ये पॉसिबल होगा कि कोई रिएक्शन ना हो। अभी तक ये इसीलिए बचे हुए हैं कि ये इनके गवर्नमेंट होने के बावजूद एक्शन नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि अगर ये हो जाए तो इनकी अपना भी एक्शन करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि सियासी तौर पे ये आसान होगा कि उन सबको तो आप तल दें, उनको तो मतलब आप उनकी छुट्टी हो जाए। और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो कि हम भी कह सकते हैं कि हमारे ख्याल में वो भी बड़े शवाहिद हैं कि उसकी एक एटलीस्ट तफ्तीश तो होनी चाहिए कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी पार्टी जो पाकिस्तान की पार्टी है बाय वोट, बाय द वे PTI है, पीपल्स पार्टी नहीं है, जो दूसरी बड़ी पाकिस्तान की बाय वोट्स जो है बड़ी पार्टी है, उसका सरबराह डीसीट हो जाए और प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक जो तफ्तीश आई हुई है तो तफ्तीश भी ना हो सके, फैसला तो दूर की बात है। तो इलेक्शन कमीशन के लिए ना ये इतना आसान नहीं, पहली बात। दूसरी, मैंने उसमें ये बड़ा एंजॉय किया आज कि बैरिस्टर जो ज़फ़रुल्लाह साहब हैं, ये जहांगीर तरीन साहब के बड़े दोस्त, बड़े करीबी वो रहे हुए हैं सराय की ग्रिड पे और रूहानियत के ग्रिड पे और पता नहीं क्या। वो मुझे इसलिए पता है कि मेरे इस चीज़ का मुझे वाक़े का पता है कि इनकी ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन साहब एक ज़माने में सिफारिशें करवा के, इनको जब TV पे आने का बड़ा शौक़ था, इनके लिए सिफारिशें करते थे। तो मैं इस चीज़ का ज़ाती तौर पर क्योंकि गवाह हूँ तो मुझे पता है। मगर जब ये सियासत एक ऐसी चीज़ है जब उसमें आ जाता है तो इंसान वो भूल जाता है। आज उन्होंने जितना फोकस उनका जहांगीर तरीन का था, तो मैं सोच रहा था कि ये दोस्तियाँ ताल्लुक अपनी जगह, और सियासत ऐसी है कि जब ड्यूटी का तकाजा होता है तो ये करना पड़ता है। तो उसकी आयरनी एंजॉय कर रहा था। ये आधी बात रख गए आमिर मतीन, मुझे भी उसका थोड़ा सा अंदाजा है कि जहांगीर तरीन साहब ने किसी दौर में अपना TV चैनल शुरू किया था, जी बिल्कुल, एक सराय की चैनल, आमिर मतीन साहब ने वो लॉन्च किया था चैनल जो है। तो उस वक्त इन पे दबाव होता था जहांगीर तरीन साहब का कि इनको पैसे भी ज़्यादा देने हैं, ये मेरे दोस्त हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, और इनको प्रोग्राम भी दें, ये TV पे प्रोग्राम करेंगे, मेरे ज़ाती दोस्त हैं। अच्छा। आज वही ज़ाती दोस्त जो है कह रहा था कि जहांगीर तरीन को 4 साल इसमें सज़ा होनी चाहिए। जो ज़ाती तौर पर जहांगीर तरीन कहता था इनको पैसे भी ज़्यादा दें, इनको TV शो भी दें, बिकॉज ही हैपन्स टू माई फ्रेंड। आज बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, पता नहीं हमारे प्रोड्यूसर साहब के पास उनकी फ़ोटो नहीं मिल रही, वो दिखाते कि मसूफ भाई फरमाते हैं कि जहांगीर तरीन को सज़ा क्यों नहीं हुई, जिनको सिफारिशें करवाते थे कि आप इनको प्रोग्राम भी दें और पैसे भी ज़्यादा दें इनको। ये तो एक चीज़। दूसरा, बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो हमारे पीर साहब हैं,
ये बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब, ये कई कैप पहनते हैं, कई हैट है इनके सर पे। ये याद रहे कि इनकी पहली कैब जो थी ये डीएमजी अफसर थे फवाद हसन फवाद के बैचमेट। माशाल्लाह। तो ये जो इनकी तरक्कियां हैं इसके पीछे ये अच्छा, एक और तरक्की सुन ले, मसूफ ने यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर में एक मस्जिद पे कब्जा करके अपना दरबार बनवा रहे हैं वहाँ पे दरबार बनेगा, वहाँ पे ये बैठ के लेक्चर, ये हमारे पास अपना दरबार। जी जनाब। ये एक और मदरसा खुल रहा है यहाँ पे, और ये बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब मदरसा खोलेंगे, सबूत मौजूद है, उन्हें के ना करके दिखाएंगे जी। वहाँ पे बैठेंगे, अपना ये उस लेक्चर भी देंगे, वाज भी करेंगे, स्टूडेंट भी मदरसे से लाएंगे, और वहाँ तकरीरें भी होंगी, रूहानियत भी होगा, पीर भाई भी चलेगा, खाने भी होंगे, लंगर भी होगा, ये देगे भी होंगे। कन्वेंशन सेंटर जहाँ पे ग्रैंड हयात होटल पे तो इतनी बड़ी रोला पड़ गया भी होगी, सियासत भी होगी, कारोबार जिंदगी भी चलेगी, अब रूहानियत चलेगी, अब पीर बादशाहत भी चलेगी। ये आपका पाकिस्तान का पैकेज है। ऐसे लोग कामयाब हैं जो आज खड़े होके वो जहांगीर तरीन का और इमरान खान का जो है ना वो कर रहे थे, उस पर उनको एक्सप्लेन कर रहे थे। एक चीज़, दूसरा मेरा ख्याल है हमने आना है उस पर, ये स्टोरी आपने बताई थी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि उसको आज हम कवर कर लें। पहले तो मैं इस्लामाबाद के शहरों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अब ज़रा गवर्नेंस का लेवल देखें, आर्मी चीफ कह रहे हैं कि करप्शन का और ये टेररिज्म का कितना गहरा ताल्लुक है। यहाँ देखें कि जो CDA का कभी कंट्रैक्टर था शेख अंसर, आज उनको उनको मेयर लगाया गया इस्लामाबाद का। ज़रा तरीके वारदात देखें इस मुल्क कैसे चल रहे हैं, पाकिस्तान कैसे चल रहा है। आज 6 सितंबर के दिन ही काम हुआ है। शेख अंसर साहब यहाँ कंट्रैक्टर थे। ठीक। एक स्टोरी के मुताबिक जो खावर गुमन साहब की स्टोरी थी कि F11 में और मर्री में इन्होंने शेख खानदान को घर तमीर करके दिए। वो कभी ठेके लेते थे CDA के, उनको पहले मेयर बनाया गया। मेयर के बाद आज उनको CDA चेयरमैन का भी उन्होंने वो दे दिया है, उनको ओहदा दे दिया गया कि अब वो CDA चेयरमैन भी हैं, शहर के मेयर भी हैं। मतलब इतनी बड़ी बदनामी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि आप आदमी को समझ नहीं आती। एक दूसरे के ऊपर चेक होता है कि CDA के ऊपर इनका चेक है या वो है, ये दोनों इंचार्ज कैसे हो सकते हैं? सर मैं वही बता रहा हूँ, अब मेयर जो है मेयर चेयरमैन लग गया है ये, और उनका मेयर कराची का जेल में बैठा हुआ, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी का ही धंधा है शायद उनका। उन्होंने, मैं बता रहा हूँ स्टोरी का हवाला दे रहा हूँ, F11 में मरी में शेख खानदान के घर बना के दिए, ये हवाला है। बिल्ली इस मुल्क की रखवाली के लिए, दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को रख दिया गया। बिल्ली तो नहीं आएगा, इसमें बिल्ला आएगा। इसमें एक और देखें कि वहाँ पे ख्वाजा हसान है जो अभी तक वो ये मेयर बने नहीं है, वो तुर्की भी फिर रहे हैं, चाइना भी फिर रहे हैं, स्टेट एक्सचेकर पे अभी बने नहीं है। आपका कराची का मेयर जेल में पड़ा हुआ है, उन पर इतने संगीन इल्ज़ाम आते हैं। इस्लामाबाद के मेयर को उठा के आपने चेयरमैन CDA लगा दिया है। ये नवाज शरीफ साहब का गुड गवर्नेंस का मॉडल है। अल्लाह के फजल से ये इस्लामाबाद तबाही की जो शक्ल बच गई थी, क्योंकि उसमें कुछ चीजें रह गई थी। जब कंट्रैक्टर के हाथ लगेगा ये काम, तो कंट्रैक्टर जो काम दिखाएगा वो फिर अल्लाह के फजल से हम देखेंगे। तो पहले फैसल भट्ट साहब थे, अब ये फैसल भट्ट साहब ने बड़ी यहाँ पे अन्नी मचाई हुई थी, वैसे अब ये आ गए हैं, अल्लाह रहम करे। उनके दौर में भी यहाँ पे बड़ी बड़ी खबरें, तो स्कैंडल स्टोरीज, उनको भी किसी ने कुछ नहीं कहा। फैसल भट्ट साहब को अल्लाह के फजल से ये रहेंगे, इनको भी किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपको पता है सियासी मुफाहमत भी कुछ चीज होती है। बिल्कुल क्लास साहब, ब्रेक में फिर मैं आता हूं, बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे, जिस तरह से क्लासेस आप डिस्कस करना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये कंपनी इस माफिया का किरदार अदा करते हुए आवाम की जेबों पर डाका डालती है। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। क्लासा साहब, कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। कल सेनेट की आपने बात की कि कौमी सलामती के अमूर पर हमने देखा कि वज़ीर दाखिला वो सेनेट पे मौजूद नहीं थे। आज 6 सितंबर तारीखी दिन, बहुत बड़ा दिन था, लेकिन आज भी गैर संजीदगी नजर आती है। मैं इस पर अभी वो बात करते हैं, बड़ा ये अहम टॉपिक है यौम दिफा वाला, कि आज वज़ीर दिफा जो है वो भी असम्बली से गायब थे। वज़ीर आज़म साहब को तो छोड़ देना, वो तो बादशाह सलामत हैं, एंड किंग्स कैन डू नो रॉन्ग। बादशाह सलामत कोई गलती नहीं कर सकता, सो कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, कोई उनसे जवाब नहीं पूछा जा सकता, उन पर कोई कानून कायदा लागू नहीं होता। ये पुराना कंसेप्ट है, ये बादशाहों पे होता था, हमारे दौर में आज भी चल रहा है। सो नवाज शरीफ साहब की तो बात ही ना करें, वो गुस्साखी तो वो की नहीं जा सकती। चलो, वज़ीर दिफा से हम तवक्को करते थे कि वज़ीर दिफा जो हैं आज वो आएंगे कौमी असम्बली में। हालत ये है, जो आज सारे पहुंचे हुए थे, अपनी हाजिरियाँ लगवा रहे थे GHQ में, रजिस्टर्ड खुला हुआ था, अपनी अपनी शक्लें दिखा रहे थे कि मैं भी आया हूँ क्योंकि मुझे आपने बुलाया था, मैं हाजिर हूँ, और लाइन में लग के सारे वहाँ पे हाजिरी दी है। ये आज कोरम ही पूरा नहीं था आपका कौमी असम्बली का। कोरम से मुराद है, ये ज़रा आसान और मैं लफ्ज़ में समझा दूँ, 346 मेंबर है, 342 मेंबरान असम्बली हैं, उसमें 70-80 तो ख़वातीन हैं। सिर्फ ख़वातीन ही बैठना शुरू कर दें तो कोरम पूरा हो जाता है आपका।
जिनको लेके गए थे बड़ी मोहब्बत प्यार से, बड़े हम मतलब उसके साथ एक बड़े मान के साथ, मान फन फेयर के साथ खवातीन जाएंगी तो कल्चर बदल जाएगा कि 70-80 तो खवातीन हैं जो स्पेशल कोटे पे गई हुई हैं, वो भी नहीं जाती अपने कॉलेज को देख के। आपके 342 के हाउस में 84 होते हैं मेरा ख्याल है, 25%। 25% आपको चाहिए होता है। अल्लाह के फजल से 25% लोग भी आज कौमी असम्बली में मौजूद नहीं थे। हुकूमत जो है 2/3 मेजॉरिटी रखती है, दावा करती है अपने अलाइज के साथ मिला के। 82 लोग 84 लोग भी कौमी असम्बली में आज ये इकट्ठे नहीं कर सके कि करारदाद पेश कर दें, अपने 6 सितंबर के शोहदा जो हैं उनको ज़रा थोड़ा सा ट्रिब्यूट पेश कर दें। जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने अपना आके वो डिफेंड करना था जी कि पनामा पे कि मेरे बच्चों का क्या है नहीं है, वाला साहब ने जदादें कैसे बनाई, कहाँ से बनाई, दुबई पैसे गए, उसके बाद वहाँ से हम सऊदी अरब से कैसे गए, वहाँ पे ये थम्पिंग कर करके थकते नहीं थे सारे, कि बस नहीं चल रहा था इनका कि जनाब कि ये उसको मेज़ें तोड़ दें, डेस्क तोड़ दें, जो कुर्सियाँ तोड़ दें, उनको थम्पें कर करके, क्योंकि नवाज शरीफ साहब आए हुए हैं, इनको दाद देनी है ताकि अपोजिशन इन पर हूट ना करे। इससे पहले जब जॉइंट सेशन के आए थे, आपको याद होगा मसले थे जिन दिनों में यहाँ पे ये इमरान खान साहब बैठे थे, या 15 दिन जॉइंट सेशन चलता रहा था कि इमरान खान और कादरी साहब आए हुए थे कि कहीं खुदा ना खासा पार्लियामेंट को खतरा ना हो। वहाँ पे मेरा ख्याल है 250-300 से ज़्यादा लोग हर वक्त मौजूद रहते थे। और मैं आपको बड़ी मिसालें दे सकता हूँ। आज जब दिन था आपके शोहदा का दिन है, 6 सितंबर का दिन है, हम यौम दिफा पाकिस्तान मनाते हैं। आज ना वज़ीर आज़म के पास टाइम है, ना वज़ीर दिफा के पास टाइम है, ना हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास टाइम है कि आपके हाउस में 82 लोग भी नहीं है 342 में से। आप तनख्वाहें लेते हैं, पक्ष लेते हैं, प्रिविलेज लेते हैं, कोई एहसान नहीं करते, पैसे लेते हैं, ये सारे पैसे लेते हैं। आज आप एक बंदे वहाँ पे मौजूद नहीं है, करारदाद भी पास नहीं कर सकी, लेकिन सारे GHQ पहुँचे हुए थे। बाकी आमिर साहब से कहानी सुनिए। आमिर साहब क्या कहेंगे आप? पर ये तो ऐसी एक स्टोरी है कि रोना पीट पीट के हम भी थक गए हैं कि वही रवायती बातें हमेशा कहें कि डे 1 से इस हुकूमत का वो रहा है। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो पूरी पाकिस्तान की मेरल पार्लिमानी हिस्ट्री में कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जितनी इतनी कम हाजिरी रही हो। इनकी सबसे ज़्यादा है इस दौर की भी, इनकी जो 5% आई हुई इस साल की जो है, तो इससे पहले वही थी। सालाना फॉर एग्जांपल सेनेट के अंदर साल में 1 दफ़ा जाते हैं, 3 साल में 3-4 दफ़ा टोटली गए होंगे। तो जो कि आप लंदन में छुट्टियां जो हैं वो मेरे ख्याल मिला लें तो जो दिन गुजारे होंगे 100 होंगे। और ये जो बिल्कुल पास में जो है ना पार्लियामान है, सेनेट जो है वहाँ 3-4 दफ़ा है, और गिला के उंगलियों पे गिन सकते हैं जितने दिन। ज़ाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर से शुरू होता है ऑल द वे डाउन वही कैबिनेट का हाल है कि वो भी वही है, वही फिर मेंबर्स का हाल है। बैक बेंचर से औरतों से बेचारियों से क्या शिकायत फिर करें, उससे एक ओवरऑल जो है ना पूरी गवर्नमेंट मशीनरी का एक तासुर बनता है कि वो स्लो हो जाती है, हर जगह स्लो है। सेक्रेटरीज को पता है कि जाएंगे नहीं जाएंगे कोई फ़र्क नहीं है, कमेटियों में भी वो फिर उस हिसाब से अपीयर होते हैं नहीं होते हैं, तो सारी पार्लियामान भी स्लो हो जाती है। वो है पर उसमें गवर्नमेंट का तो कसूर है, अपोजिशन का भी उतना ही कसूर है। ये देखें ना आज जो है फॉर एग्जाम्पल अक्सर जो है 25 लोग थे एक जगह एक दफ़ा बैठे हुए हैं, और उस पर ये बुनियादी जिम्मेदारी लोगों को पूरा कोरम पूरा रखने की वो गवर्नमेंट की होती है। अपोजिशन को किसी को पॉइंट आउट कर देना जनाब कि आपके 25-30 लोग बैठे हुए हैं, कोरम पूरा नहीं है, वो भी नहीं करते। आज इस तरह MQM का मोस्टली एजेंडा था, MQM पर शायद एक आदमी था, वो अपनी मुसीबतों में पड़े हुए हैं, पर वो सारा एजेंडा चलता रहता है कि वो, इसका मतलब है कि कवानीन जो भी आज पास हुए या जो एजेंडा पास हुआ उसके ऊपर हाजिरी मौजूद नहीं है, कोई बहस नहीं हुई, कोई वो नहीं है, वो सारा कुछ गुजर जाता है। वो ऐसे दिनों का ढूंढ रहे होते हैं कि जो वो सवाल जो कि हम जिस पे हमारी नज़र हो कि जनाब ये सवाल आएगा देखेंगे, वो उस पर कोई अपोजिशन सवाल करने के लिए नहीं होती, कोई उस पर वो नहीं आता। वो कहते हैं जी बिल्कुल हाँ हो गया चलें जी गुजर गया, वो पढ़ा भी नहीं जाता कई दफ़ा, तो वो गुजर भी जाता है। तो ये फिर ये पार्लियामानी निज़ाम तो नहीं है ना, बस चल रहा है चली जा रहा है, बस इसी तरह से चल रहा चली जा रहा है। लेकिन क्लासेस साहब अगर आज के दिन को हम सामने रखते हैं, शोहदा को हम सामने रखते हैं, वैसे तो उनकी कुर्बानियों की माला जपते नहीं थकते, वैसे उनकी तारीफ़ी खिराज अकीदत पेश करते हैं। जब आज उनकी करारदाद पेश करनी थी, क्या पैगाम हमने दिया है शोहदा के खानदानों को, अवाम को क्या पैगाम दिया? किसी दिन को सर्वे कराया जाए पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जो सियासतदान बैठे हैं, इनमें से कितनों के बच्चे फौज में हैं या कितनों के बच्चे शहीद हुए हैं। ये तो निचले लोग इस मुल्क से जो असल मोहब्बत करते हैं वो तो आपके नीचे से आने वाले गरीब लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अपने बच्चों को जंगी महाज पे कौन भेजता है?
आपको पोठवार के यहाँ पे भेजते हैं ना, मोस्टली तो पोठवार से आते हैं लोग, या आपको पश्तून आते हैं, या कोई आपको दीगर सूबों से कोई आते जाते मिलते होंगे। इनका कोई नहीं होगा, मुझे कोई बता दे। हाँ, सिविल सर्विस में होंगे, दामाद होंगे, बेटे होंगे, बेटियों की शादियां होंगी, वो रिश्ते करते हुए देखा जाता है कि जनाब कौन डिप्टी कमिश्नर है, कौन असिस्टेंट कमिश्नर है, कौन बिग पॉलिटिकल फैमिली का वो होंगे, वो सर्वे। और मुझे वो हमारे दोस्त हैं ये रहमत अली राजी साहब, वो कभी कभी बड़ी एक्सक्लूसिव एक स्टोरी निकालते होते थे। जब हर साल ये CSS के ये बाबूज जो है ना, जकूटे जिन, ये जाते थे वहाँ पे अपनी वॉल्टन में एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग शुरू करते थे, तो ये रहमत अली राजी साहब का एक बड़ा एक्सक्लूसिव होता था स्टोरी, मुझे आज तक याद है कि जनाब ये जो बच्चे आ रहे हैं आज जिनकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, इनका किस किस फैमिली से क्या क्या ताल्लुक है, कि ये कौन किसका बेटा है, कौन किसका दामाद है, कौन किसका भांजा है, कौन किसका वो है रिश्तेदार। और हमारा जहन फिर जाता था कि हम समझते थे कि CSS जो है ये शायद मेरिट ओरिएंटेड है, यहाँ पे कोई उसमें काबिल बच्चे आते होंगे। रहमत अली राजी साहब शुक्र है कि उन्होंने पिछले 5-10 सालों से वो खबरें करना बंद की हैं, हमें सुकून आया है, फिर यकीन आ गया है कि इस मुल्क में मेरिट चल रहा है। अदरवाइज रहमत अली राजी साहब आज भी अगर कोई खबर निकाल लें तो फिर आपको पता चलेगा। तो वैसे मुनासिब नुमाइंदगी 4 जर्नैल तो हैं ना मेरे सिर में, फर्ज जो जनरल कयूम साहब जो इस वक्त रिटायर्ड जनरल सेनेट में है ना, नहीं वो पार्लियामान की बात कर रहा हूँ, उस तरह ही बलोच अब्दुल कादिर बलोच साहब बात कह रहा हूँ। ये बात नहीं की, मैं ये कह रहा था कितने सियासतदान जो अपने बच्चों को फौज में भेजना पसंद करते हैं, क्या भेजना पसंद करते हैं। वहाँ पे तो आपको याद है ना, ये विलियम है मेरा शहजादा, ये प्रिंस विलियम के हैरी जो अफगानिस्तान में लड़के किया है, उनके लिए शाही खानदान के लिए लाजिम है कि फौज की सर्विस करना, सर्विस, और उन्होंने की है, बड़े फख्र प्राउडली की है। प्रिंस विलियम सब ने की हुई है कि प्रिंस जो है उनका लेडी डियाना का बेटा या शहजादे चार्ल्स का बेटा जो है वो अफगानिस्तान में और इराक में जंगों में हिस्सा शरीक होकर गए हैं। इनसे पूछा जाए कि आपने कोई अपने बच्चों को भेजे हैं वहाँ पे, क्योंकि आप इस मुल्क की पॉलिटिकल एलीट हैं, इस मुल्क के आपने फैसले करने होते हैं, लिहाजा उनके लिए कोई इसमें नहीं। हाँ, कोई ब्यूरोक्रेटिक डे होता आज तो ब्यूरोक्रेसी मार धेड़ का कोई दिन होता तो आपको लगता कि सारे हाजिरियाँ भी देते, सारी चीज़ें करते। मैं रहमत अली राजी साहब से इस प्रोग्राम के जरिए दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी दोबारा एक मेहरबानी फरमाएं, एक स्टोरी फिर निकालें, हमें एजुकेट करें एक दफ़ा फिर कि इस मुल्क में एक CSS जो है वो भी रिग्ड हो चुकी है, कि वो भी सियासतदान जो है ये सारा ड्रामा जो यहाँ पे बना के बैठे हुए हैं। कि नरगिस सेठी साहबा जो हैं, मतलब सपोज मैं उनका नाम ले लेता हूँ कि नरगिस सेठी साहबा मेंबर हैं इस वक्त, और मेंबर बनने से पहले अपनी यहाँ पे CSS की सर्विस एकेडमी चला रही थी, फीसें लेके बच्चों को पढ़ाया जा रहा था कि CSS अफसर कैसे बनना है, एकेडमी भी चल रही थी। अब जाके वो मसूफा जो है वो उसकी कमीशन की वो बन गई हैं, इंटरव्यू भी करेंगी अब वो। सो ये कारोबार ज़िंदगी है, ये मुका ब्यूरोक्रेसी में भी है। अल्लाह के फजल से हम सिर्फ ब्लेम करते हैं कि ना सियासतदान करते हैं, ये ब्यूरोक्रेट जो है आपका वो भी मुका करता है। आपको बहुत सारे जितने लोग बैठे हैं मेंबर्स जो हैं ये मोस्टली सिफारिश पे आते हैं, ये अब उनको पॉलिटिकल फैमिलीज़ को सपोर्ट मिलती है यहाँ से। मैं आपको ये बार बार मैं उसका रहमत अली राजी का क्यों कह रहा हूँ कि वो तो हमारा दिमाग हिल के रह जाता था कि यार ये तो सारे का सारा आपका पॉलिटिकल सिस्टम रिग्ड हुआ है, आपकी CSS आपकी रिग्ड हुई है। अब चेयरमैन आप अपनी मर्जी का बंदा लेके आते जो आपके बंदे रखता है बाकायदा। सो ये सारा उनका आज ना आना। अब आपने सुन लिया था बैरिस्टर साहब की कहानी कि बैरिस्टर साहब के अगर मदरसे की ज़रा उनका जो नया दरबार बना रहे हैं इस्लामाबाद में ये कन्वेंशन सेंटर पे, अगर ज़रा उसकी तस्वीरें देखें कि मसूफ वहाँ खड़े होकर अपना दरबार बनवा रहे हैं वहाँ पे, और ये अब आज आमिर ने इंकशाफ किया कि वो फवाद हसन फवाद के बैचमेट हैं। देखना कैसे मिले हुए हैं सारे, रिग्ड कैसे, सारा सिस्टम कैसे रिग्ड है। अच्छा आमिर साहब, जिस क्लासेस आपने बात की सब सिफारिश पर आता है, तो क्या मेरिट की जो बात की जाती है वो आम आवाम को पागल बनाने के लिए की जाती है? हालांकि आवाम भी जानती है मेरिट पे कुछ नहीं हो रहा। मेरिट पे सबसे तो ये फवाद हसन फवाद का ही फिर वो जिक्र आ जाता है कि आपने ब्यूरोक्रेसी का मेरिट कहाँ पर आएगा कि जो हेड है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट सीट जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, वो उनका सीनियरिटी में कोई 150वां नंबर है, वो 21वें ग्रेड में अभी भी हैं, और 21वें ग्रेड में उनकी प्रमोशन भी बड़ी डूबियस तरीके से हुई है कि वो अकेडमी में भी नहीं गए, उनके नंबर बढ़ाए गए, हम प्रोग्राम उस पर कर चुके हुए हैं। उसके बाद से जाहिर है उनके अंडर जो हैं, आप देखें ना उन 22वें ग्रेडों की जो बड़े बड़े ऑनेस्ट अफसर हैं उनकी भी तो एक तस्लील है ना, एक जूनियर मोस्ट अफसर जो है, अब तमाम जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो सारे उनसे सीनियर हैं, यहाँ तमाम जो 22वें ग्रेड के अफसरान हैं उनके सीनियर हैं, और वो उनकी वो होती है कि जाहिर है वहाँ पे ऑपरेटर आपस में लड़ रहे होते हैं कि हमारा साहब पहले आएगा कि आपका साहब आएगा। पहले ज़माने में सीनियर आदमी को दी जाती थी, अब जूनियर आदमी जाहिर है वो कह रहे हैं जी वो लाइन पे हैं, तो जाहिर है वो फिर वो अच्छे ज़मानों में जो सीनियर अफसरान होते हैं वो रिज़ाइन करके भी
चले जाते थे कि जनाब मैं जो है ना मेरे से जूनियर अफसर मेरा सीनियर बन गया है तो मैं घर चला जाता हूँ, शराफत है, वो भी नहीं ज़माने रह गए, वो ज़माने छोड़ता भी कोई नहीं है, लालच भी बर्दाश्त करते हैं, बस चल रहा है। क्लास ऑफ लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे? बस एक मुझे तो फिर मैं लास्टली जाते जाते वही कि उस पर कहूँगा, हमें एक लाइन ड्रा करनी चाहिए। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, जो करप्शन कर रहे हैं और नॉन करप्ट हैं, उनका कुछ सोशली बैकवर्ड होना चाहिए। सही काफ़ी हो गया, आपने उनको बड़ा मुअज़्ज़ज़ बना लिया है कि ये सेनेटर है तो ये MNA है तो ये सहाफ़ी है तो ये फलाना है, बस कर दें, ये काफ़ी इस मुल्क के साथ हशर हो गया है। इन करप्ट लोगों को, क्रुक जो है ना, क्रुक नॉन क्रुक, इनको दूर रखें जरा। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है क्लासेस साहब। अब वो वक्त आ चुका है कि एक लाइन ड्रॉ करना होगी। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।